कानपुर के साड़ गांव निवासी विपिन पुत्र गंगा प्रसाद की 3 दिसंबर को धन के लालच में हत्या कर दी गई थी, जिसके विषय में आज सपा के पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और परिवारजनों से मिलकर उनके दर्द को समझा। साथ ही साथ छोड़े गए अपराधी दीपेंद्र को जो नाम सामने आ रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और तत्काल मौके से डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी से फोन पर बात की। मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की बात कही। डीसीपी साहब ने पीड़ित परिवार को ऑफिस आने को बोला है और अपनी बात बताएं आकर। पूर्व विधायक से मिलने के बाद फूट फूट कर रो पड़ी मां और पत्नी, जिसे देखकर विधायक जी की आंखें नम हो गईं और पास में गांव के खड़े ग्रामीण भी भावुक हो गए। सरकार को भी बनाया निशाना। सपा पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और उनकी कमियों भी गिनाई कि इस सरकार में पीड़ित लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं होता है और मामले पर लीपापोती कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। मुनींद्र शुक्ला ने खुले शब्दों में कहा कि अगर मेरी सरकार 2027 में आएगी तो मैं माननीय अखिलेश यादव की ओर से वादा करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराएंगे। आज साड़ पे आपका आए हैं तो क्या मुख्य कारण है? साड़ में 1/2 दिसंबर की रात को एक बड़ी बीभत्स घटना हुई है। एक विपिन तिवारी नाम का लड़का कानपुर की शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था, उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को घटना खोलने की बात कहकर उनका चालान भी किया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से परिवार के सदस्यों से जो मेरी बात हुई है वो कोई संतुष्ट नहीं और पुलिस ने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करने का कोई प्रयास भी नहीं किया है। क्योंकि इस घटना में मृतक विपिन के सहकर्मी उसमें शामिल पाए गए। पहले पुलिस ने 4 लोगों के नाम उजागर किए, फिर एक दीपेंद्र नाथ के नाम के लड़के का नाम उससे हटा दिया गया। आखिर परिवार के और गांव के लोग और उनके सहयोगी लोग हैं जो इस पूरी घटना में न्याय चाहते हैं, वो पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर दीपेंद्र का नाम आने के बाद उसका नाम हटा कैसे। इस बात को पुलिस को पूरी तरह से परिवार के लोगों को कन्विंस करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस परिवार के रहने का कोई स्थान नहीं है। जहाँ पर अभी रह रहे हैं, बताया गया मंदिर है, मंदिर सार्वजनिक होता है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और कल को अगर गांव के लोग, समाज के लोग कहेंगे कि मंदिर में आप नहीं रह सकते, मंदिर खाली करिए, तो इनके पास रहने का कोई स्थान भी नहीं है। तो मेरी प्रशासन से, उप जिलाधिकारी नरवल से मांग है कि इनको साड़ में कहीं अच्छी जगह पर इनको ज़मीन आवंटित की जाए, आवासीय ज़मीन आवंटित की जाए और रहने के लिए जो प्रधानमंत्री की योजना के आवास हैं या मुख्यमंत्री की योजना के आवास हैं वो इनको आवास दिया जाए। क्योंकि आवास तो गरीबों के लिए है, असहाय के लिए है, बेसहारा लोगों के लिए। तो जब इधर उधर के लोग ये आवास पाकर रह रहे हैं तो आखिर जो असली हकदार उसको आवास क्यों नहीं दिया जाता। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से भी बात करेंगे, नरवल के एसडीएम से बात करेंगे और घटना का सही पर्दाफाश हो इसके लिए पुलिस कमिश्नर और डीसीपी से भी बात करेंगे। क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, हम मांग कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार ऐसी है जो कभी भी न्याय के मामले में खड़ी नहीं उतरी है। तमाम ऐसी घटनाएं क्षेत्र में हुई हैं, ज़िले में हुई हैं, प्रदेश में हुई हैं, जिनको आज तक इन्होंने खोलने का साहस ही नहीं किया। और पुलिस अगर खोलना चाहे घटना तो पुलिस घटना खोल सकती है, लेकिन वो उसको किसी ढंग से लिपापोती करके उस केस को आगे बढ़ाने का काम पुलिस कर रही है। तो मेरी मांग है कि ये घटना खुलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से इस परिवार के साथ है।
इनकी पत्नी के साथ है, इनके पिता के साथ है, इनके बच्चों के साथ है। और हम लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की तरफ से वादा इनको कर रहे हैं। इस सरकार से तो आप कोई उम्मीद मत करिए, ये सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। लेकिन जब आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इनको हम जगह भी देंगे, इनको मकान भी देंगे। और इस घटना की पुनर्विवेचना कराने की जरूरत पड़ी तो किसी दूसरे विभाग से CBCID में केस भेज के इसकी पुनर्विवेचना भी कराएंगे और केस को फिर नए सिरे से खोल के इसकी पूरी जांच कराएंगे। ये आश्वासन इनको हम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं विधायक जी, यदि मान लो कि आपने बात रखी, पुलिस प्रशासन या शासन ने आपकी बात नहीं सुनी, तो इसके लिए कोई आगे की प्रक्रिया है? भाई हम आपकी लोग तो तरफ? लोकतंत्र में विश्वास करते हैं जी लोकतांत्रिक जो तरीके हो सकते हैं जी जी अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का, वो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। जी लेकिन ये आप 99% मान के चलिए जी कि सरकार से किसी भी परिवार को, पीड़ित परिवार को कभी न्याय जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग आगे की भी रणनीति बता रहे हैं कि आगे भी जब कभी साल भर में मौका हम लोगों को मिलेगा तो हम इनके साथ पूरा न्याय करेंगे, इस केस की पुनर्विवेचना कराएंगे, किसी दूसरी एजेंसी से कराएंगे। और इनको पीड़ित परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनका भरण पोषण की व्यवस्था सरकार हमारी करेगी। रहने के लिए जगह देंगे, मकान बनाएंगे, आवास देंगे। वो सारी सुविधाएं जो इनकी आज मांग है वो हम तभी पूरी कर पाएंगे जब हमारे हाथ में कुछ होगा। ये कह रहे हैं विधायक जी, वर्तमान में जो अभी के हालात हैं उसमें तो आपने बोला है कि भाई पूरी तरीके से मदद की जाएगी, तो इसके लिए आपकी पार्टी भी सहयोग, आपने बोला है कि सहयोग करेगी। ये कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो क्या आपकी पार्टी आप उन प्रक्रिया से गुजरने भाई के लिए हमारे पास तैयार सीधा हैं? रास्ता है जी जो आप कहना चाहते हो उसका जी। समझिए कि कानपुर का पुलिस का सबसे बड़ा अफसर पुलिस कमिश्नर होता है और उसके व्यापक DCP जो होते हैं जोन वाइज, ये इसका काम देखते हैं। जी DCP से हम बात करेंगे क्योंकि उनके संज्ञान में आपके अनुसार पूरा प्रकरण है, तो वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। जी और DCP से बात करने के बाद पुलिस कमिश्नर से भी बात करेंगे। यही दो सक्षम अधिकारी हैं जिनसे हम न्याय की मांग कर सकते हैं और कानपुर के लोग न्याय की मांग करते हैं या उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक भूमि आवंटन का सवाल है उसके लिए सक्षम अधिकारी DM और SDM होते हैं। जी तो उनसे मिलकर उनसे इनकी पीड़ा बताएंगे, इनकी समस्या बताएंगे, उनसे कहेंगे इनको भूमि आवंटित की जाए और इनको इसके बाद जब कोई आवास की योजना आवे तो इनको आवास दिया जाए। यही दो रास्ते, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, जी जी जिस पर हम लोग प्रयास करते हैं।